अस्सलामुअलैकुम। एक नई सुबह के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में मैं बात करूंगी बिहेवियर्स की। हमने देखा है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं, इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें अपने आसपास का पता ही नहीं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो खुश हैं, गमगीन हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की कि डिप्रेशन क्यों किसी को होता है, डिप्रेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डिप्रेशन का इलाज क्या है। लेकिन उससे पहले हम जो अपने आप को नॉर्मल इंसान समझते हैं, हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हम अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी करते हैं। हम किसी को काला कह देते हैं, किसी को गोरा कह देते हैं, किसी को छोटा कह देते हैं, किसी को मोटा कह देते हैं। बस की कॉमेडी है, मजाक हो रहा है। और कंपैरिजन वो तो बचपन से ही बल्कि घरों से स्टार्ट हो जाता है कि अपने भाई को देखो, अपने कज़न को देखो, अपनी बहन को देखो, तो कितना ज़हीन है, कितना प्यारा है। और उसके साथ जब हम अमली ज़िंदगी में आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें रेस का घोड़ा बना दिया जाता है कि वो देखो वो फर्स्ट आया, तुम सेकंड आए, उसका घर बड़ा, तुम्हारा घर छोटा, उसकी गाड़ी बड़ी, तुम्हारी गाड़ी छोटी। ये वो तमाम बिहेवियर्स हैं, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान को डिप्रेस या स्ट्रेस में मुब्तला कर सकते हैं। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो माजी में डिप्रेशन के बारे में बात करना मायूब समझा जाता था, बल्कि अगर घर के किसी फ़र्द को पता होता था ना कि मेरा भाई डिप्रेस है या स्ट्रेस है तो छुपाया जाता था, कहा जाता था वो मसरूफ़ है, वो बात नहीं करता, उसकी नेचर है। लेकिन ये बात नहीं होती थी कि वो ज़हनी तनाव का शिकार हो सकता है, वो किसी वजह से परेशान हो सकता है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस पर बात होती है, इलाज पर बात होती है और कहा जाता है कि अगर कोई ज़हनी तनाव का शिकार है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो पागल है। आज इसी पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर समिया खालिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इलाज के साथ साथ कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपना के हम अपने आप को स्ट्रेस से रिलीज़ कर सकते हैं, ख़ुद को डिप्रेशन से महफूज बना सकते हैं। तो योगी हमारे साथ डॉक्टर इफ्तिखार साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मैं आपके पास आऊँगी। सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन की वजह क्या है। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि बचपन से ही कंपैरिजन किया जाता है, मेरी बहन के साथ मेरा कंपैरिजन किया जाएगा, देखो वो ऐसी है, तुम वैसी हो। या उसके अलावा जब हम बड़े होते हैं, अमली ज़िंदगी में जाते हैं, तो इवन कि जो हमारे हमसाए होते हैं उनके साथ भी हमें कंपेयर किया जाता है कि फ़लाँ का बेटा देखो, फ़लाँ की बेटी देखो, उसने A+ लिया है, तुमने B+ लिया है। क्या कहेंगी कि ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान को स्ट्रेस या डिप्रेस कर सकते हैं? जी, हमारी ऑडियंस को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो नॉर्मल रूटीन में छोटी छोटी बातों पे हम टेंस भी हो जाते हैं, हम सैड मूड को भी फेस कर रहे होते हैं और इस किस्म की बहुत सारी सिम्टम्स आ रही होती हैं। लेकिन डिप्रेशन तब कहलाता है, एक डिसऑर्डर तब बनता है जब आप कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स के अंदर आ चुके होते हो, आपको अपनी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता और उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप हाउस वाइफ हो तो आप घर के काम काज में तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एजुकेशन में, अपनी स्टडीज़ में दिल नहीं लग रहा। नींद की अगर आप ज़्यादती, हाँ, मीन्स कि आपकी जो भी रूटीन है जब वो डिस्टर्ब हो जाए, इट्स मीन कि आप ये टाइम ऐसा है कि आप डिप्रेस हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये थोड़ा नहीं पता चल रहा होता है कि ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है। ये पता होना भी बहुत जरूरी है। एंजाइटी ये होती है कि आपको फ्यूचर जो है वो परेशान करी जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, इट्स एंजाइटी। और अगर हम बात करें कि पास्ट आपको परेशान कर रहा है, पास्ट में ये हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसा मुझे क्यों कह दिया, जब आपको पछतावा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। पहली चीज जो मैंने डिप्रेसिव लोगों में देखी, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस। सबके होते हुए भी आपको ये लगता है मैं अकेला हूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं अगर किसी से बात करूंगा तो कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ये चीज आप इतनी बढ़ा लेते हो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फिजिकल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, आपको मस्कुलर पेन स्टार्ट, स्ट्रेचनेस आ जाएगी, आपका स्टमक अपसेट रहना शुरू हो जाएगा, पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन देन बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, कार्डिक प्रॉब्लम। आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर मंथ चल रहा है,
ब्रेस्ट कैंसर की एक बहुत बड़ी वजह ये जो क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस है, वो कंसिडर की जाती है। WHO की रिपोर्ट है कि आपको जो स्ट्रेस की या ये जो कैंसर है इसकी बहुत बड़ी वजह एक लंबे अरसे से डिप्रेशन या स्ट्रेस की कंडीशन में रहना है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, इनको अगर अर्ली टाइम में शुरू में ही कंट्रोल कर लिया जाए, आपको अपने बच्चे में ऐसे सिम्टम्स नजर आ रही हैं तो आप बच सकते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आजकल तो 10-12 साल का बच्चा भी कहता है कि मामा मुझे तंग ना करें, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि क्या वो बच्चा वाकई में स्ट्रेस में है या डिप्रेस में है, क्योंकि बच्चे ना पिक करते हैं। अगर वो आज सुनेंगे ना अम्मी ने बोला है कि मुझे तंग मत करो, मैं स्ट्रेस में हूँ, तो कल बच्चा वही सेम चीज अपनी माँ को बोलेगा कि मामा मैं भी स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेस हूँ बहुत। इस पर आप क्या कहेंगे कि निशानदेही करना सबसे पहले कि क्या वो वाकई डिप्रेस है, स्ट्रेस में है? क्योंकि अक्सर क्योंकि हम इस पूरी सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं, कोई मुसलसल परेशाान रहता है ना, रोज का काम हो उदास, तो हम कहते हैं यार इसका तो रोज का ही काम है। ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं इनको तब्दील करने की कितनी जरूरत है? देखो बच्चे का बहुत इजीली पता चल जाता है। मैंने जैसे पहले डिफाइन किया कि जब उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई, एक मदर को बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा बच्चा पहले कैसे परफॉर्म कर रहा था, पहले क्या उसकी एक्टिविटीज थी और अब क्या है, तो उसे पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग। इट मे बी डिप्रेशन, लेकिन उसके लिए फिर आपको 10 साल का बच्चा डिप्रेशन में मुब्तला जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसके रीजन ये है कि डिप्रेशन का लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। वो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा प्रेशर लेती हैं या हैप्पी लाइफ नहीं गुजार रही होती, जीन्स के थ्रू ये चीज बच्चे में ट्रांसफर हो रही होती है। और वो ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, वो छोटी छोटी चीज को ज्यादा फील कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर घर का एनवायरनमेंट जेनेटिकली एक चीज आ गई बच्चे के अंदर, ऑलरेडी ये जर्म्स मौजूद हैं कि वो जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर सराउंडिंग का एनवायरनमेंट लाइक पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है, बहन भाइयों का कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे में ये सिम्टम्स मजीद बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और 10-11 ईयर्स में आजकल हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चे जो उनसे वो स्वेट डिप्रेशन में होते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन कंपैरिजन भी है स्कूल में, क्योंकि माँ बाप पूछते भी नहीं आजकल बच्चों से कि स्कूल गए, दोस्त कौन थे, किनसे बात करते हो, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, कोई तंग तो नहीं करता। क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल्स में बच्चों को बुली किया जाता है, तंग किया जाता है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा काला मोटा फ्लां फ्लां कह के ना उनको पुकारा जाता है। बच्चे वो कहीं ना कहीं सुन के डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, लेकिन वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद वो माहौल इस तरह का नहीं है घर का या बाहर का। कम्युनिकेशन गैप है ना, एग्जैक्टली ऐसे ये कम्युनिकेशन गैप आ गया कि अगर पेरेंट्स में फादर मदर दोनों जॉब कर रहे हैं और वो उनके पास टाइम ही नहीं अपने बच्चे को सुनने के लिए, बात करने के लिए, तो क्या होगा कि वो नहीं बात करेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये बात करूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, दूसरे समझेंगे कि ये तो इतनी कोई सीरियस बात ही नहीं थी। जिसको ये फील कर रहा है, जिसको ये महसूस कर रहा है, उसकी वजह से वो बात ही नहीं करता। अपने ही अंदर रख रख के आपको पता है कि हमारी एक इनर वर्ल्ड भी होती है जिसमें हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। वो बच्चा अपनी उस दुनिया के अंदर इतना खो जाता है कि दूसरों के साथ वो बात कर ही नहीं पाता। लेकिन हो सकता है कि वो चीज हमें इफेक्ट ना कर रही हो, अगले इंसान को इफेक्ट करती हो। आपके पास आऊंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि एक तो है कि हम अद्वियात का इस्तेमाल करके या फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाके डिप्रेशन का या स्ट्रेस का इलाज करवा सकते हैं, लेकिन योगा, इस पर आजकल बहुत बात हो रही है कि आप अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं किसी भी बात को लेके, ऑफिस के काम को लेके, एग्जाम्स को लेके, तो अगर आप योगा के कुछ 3-4 आसन करें ना, तो आप मतलब स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल डिप्रेस से पाक साफ कर सकते हैं। मुमकिन है ये? बिल्कुल वजह फरमाया। आज की बस इसमें मतलब कोई डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इसको बयान किया, कोई इसकी कोई एक रीजन नहीं है। देयर आर मल्टीपल काजेस, मल्टीपल रीजंस बिहाइंड डिप्रेशन। लेकिन डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, योगा उसको विद इन नो टाइम मैनेज करने की अहलियत रखता है। लाइक अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को देख लें और पाकिस्तान में एक मोची तक जो है वो एक डिप्रेशन और एक स्ट्रेस का शिकार है। क्यों स्ट्रेस है? जॉब का स्ट्रेस है, टाइमिंग का स्ट्रेस है। अभी अगर इतना स्ट्रेस है तो जॉब छोड़ दो, लेकिन जॉब छोड़ने से भी एक और तरह का स्ट्रेस शुरू हो जाएगा, परेशानी का आगाज होगा। बिल्कुल वो मतलब इसका एक और अहम तरीका है। आप अगर किसी से ये कहें कि भाई तुम इस गम को ना महसूस करो, वो कहता है मैं कैसे ना महसूस करूं, उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक हल है। उस इंसान के कंट्रोल में नहीं है। इसका आपकी ब्रीदिंग से इतना गहरा ताल्लुक है जिसकी इंतहा नहीं। इंतहाई गम में पड़े हुए बंदे को 1 मिनट के लिए उसकी नाक, 1 मिनट क्या, उससे बहुत पहले उसकी नाक को बंद करें,
अगर उसको 10 लाख का, 20 लाख का, 1 करोड़ का नुकसान हुआ, वो ये आपको कह रहा है कि मैं कैसे ना बाहर आऊं, मैं कैसे सोचना बंद करूं, तो उसकी नाक बंद करें, सांस रोकें जरा सी देर के लिए। वो कहेगा जी लानत डाले मेरे पैसे पे, मुझे जिंदा रहना, मुझे सांस लेना है। ठीक है, तो सांस का आपने बड़ा अच्छा खुद बयान किया। योगा में सांस की जो मशकें हैं जिन्हें टिपिकली हम प्राणायाम्स कहते हैं, जो कि रियल लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो इतनी इफेक्टिव है कि 25-25, 30-30 साल पुराने पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के, स्ट्रेस के, डिप्रेशन, एंजाइटी के, विद इन नो टाइम बिल्कुल सिंपल सी योगा की एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, वो करना शुरू करें और विद इन नो टाइम पता नहीं चलता कि ये गया कहाँ पे, स्ट्रेस कहाँ गया। आप असल में अपने माइंड को, ब्रीदिंग को साथ मिला के एक ऐसे पॉइंट पे ले आते हैं। योगा काम किस तरह से करता है? मतलब अगर मैं लिंक पूछूं कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं परेशान हूँ, क्या मुझे शो करना है, शो करने के बाद मेरे दिमाग में 3-4 चीजें और चल रही हैं, इसके बाद मैंने बुलेटिन भी करना है, इसके बाद मैंने फलां जगह पे जाना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, तो योगा क्या करेगा ऐसा कि मैं अगर 3-4 आसन कर लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? या वो आसन है कौन से, अगर आप करके दिखा दे हमें। जी, मिसाल के तौर पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की मैंने बात की, इससे पहले हमें जस्ट छोटी सी एक बात को समझनी है कि 2 तरह के हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक खुशी के हार्मोन है, एक स्ट्रेस के हार्मोन है। स्ट्रेस के हार्मोन में आपको मिलेगा कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। लेट्स सपोज कॉर्टिसोल, आप इंटेंस किस्म के स्ट्रेस में रहते हैं, तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, वो आपकी ब्लड की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके लिए आपके हार्ट को उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, वो वर्क ज्यादा करेगा, इसके टर्न के तौर पे आपका ब्लड प्रेशर भी रेस होना शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट आपका बड़ा हैम्पर्ड और डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए खुशी के, तो खुशी के हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स है। ये ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो आपको बेहद रिलैक्स और बेहद खुश कर देते हैं। पहली बात इनको समझना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर फौरी तौर पे आना चाहती हैं कि आप इससे आउट होना चाहते हैं, फॉर एन इंस्टेंस आप इसको मिला लें, इंडेक्स फिंगर को और थंब को मिला लें। ठीक है, अपनी आईज को क्लोज कर दें, अपने लिप्स को क्लोज कर दें, शोल्डर को बिल्कुल लूज कर दें, ढीला डाला, क्योंकि स्ट्रेस में ये तनाव पैदा हो जाता है बॉडी में। ठीक है, सो इसको बहुत लूज छोड़ना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपनी ब्रीदिंग जैसे आ रही है उसको फोकस करना है, फॉलो करना है, कैसे आपका इन हो रहा है, कैसे आउट हो रहा है, करना है, एक्सहेल करना है, और इन आउट पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपने एक लंबा सांस लेना है। इस दौरान सोचना क्या है सर, किस बारे में सोचना है? सिर्फ ब्रीदिंग के बारे में। ओके, ठीक है, आपने ये सोचना है कि आप एक पिंक कलर की ऑक्सीजन है जो एक एरो की डायरेक्शन में जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर जा रही है। आपने अपने लंग्स को इन्फ्लेट करना है, आपने अपनी बैली को इन्फ्लेट करना है इससे, और दिल में सिर्फ आपने अल्लाह बोलना है एक बार। ये मैंने जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मैं अल्लाह बोला मैंने एक दफा अंदर। और ये देखें मेरी बैली जो है वो बिल्कुल इन्फ्लेट हो चुकी है, लंग्स और बैली फुली इन्फ्लेट है। जब आपने इनहेल किया तो इसके बाद आपने रिटर्न में एक्सहेल करेंगे आप। लाइक आपने अल्लाह कहते हुए लंबा इनहेल करना है। आई टेल यू कि आप इसे 3 से 4 मिनट करें, आपका लगेगा कि इस दुनिया से आपका रास्ता टूट चुका है। हाँ, टूट चुका है, और आपको लगेगा जैसे अभी मेरी आंख खुली है और मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इतने पुरसकून हो जाएंगे आपकी बॉडी। इसको कभी आजमा के देखिएगा, आप कहेंगे कि क्या ही बात है, क्या कमाल है। सेकंड, इसमें एक बहुत अच्छा हमारा जिसे हम आदि मुद्रा कहते हैं, इसमें हमने अपना थंब जो है वो अपनी पिंकी फिंगर की रूट के ऊपर लगा के रोल कर लेना फिंगर्स को। अब दोनों तरफ से ऐसा कीजिए, डॉक्टर साहब आप भी कीजिए, और आप कहेंगे कि कमाल हो गया, एक सेकंड में जादू हो गया। आप अपनी फिंगर्स आराम से इस तरह जी सिर्फ आंखें बंद करें। और क्या सोचना है? एक सेकंड आप बंद करेंगे, आप खुद कहेंगे कि पता नहीं मुझे। चलें ठीक है, हम करते हैं। यस, देखिए आप अपने आप को कितना लाइट फील करना शुरू हो गई है। ऐसा है? बिल्कुल।
ये क्यों लाइट है कि इंसानी जो जिस्म है उसकी इर्तिका है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आपने देखा होगा उसका अल्ट्रासाउंड में अगर आप देखें तो उसके हाथ बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा दुनिया में आ जाता है, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे रहते हैं बहुत देर तक, ठीक है। और वो इससे बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है हर एक स्ट्रेस से, हर एक मुश्किल से, ठीक है। हत्ता कि वो उसकी ब्रेन की और उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। ये ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ये पोस्चर, ये मुद्रा है जो एक बच्चे को फर्स्ट डे से जब उसकी डेवलपमेंट होना शुरू होती है वो उसके बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। वो सीख के आता है, सीख के आता है, किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, आप सिर्फ फिंगर बंद करें, आप विद इन 3, 4, 5 सेकंड आप हर तरह के स्ट्रेस से आउट हो चुके होंगे। लेकिन इसको कैसे इनिशिएट करना है, अब आपने जरा मेरे साथ आइएगा, इनको बेस पे टच करके आपने इनहेल करना, लंबा इनहेल कीजिए बेली में ताकि एयर जाए। बेली फुल हो चुकी है, अब इसको हल्का सा आप होल्ड करें और इसको ऑटो से नॉस्ट्रल्स के जरिए आउट होने दें। वेरी रिलैक्सिंग सर। इनहेल अपने पर्पसली करना है, एक्सेल ऑटो पे होने देना, ठीक है। एक चीज का याद रखिए कि हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुराक हमारे खाने के लिए मुंह बनाया, लेकिन ब्रीदिंग के लिए ऑलवेज आप ऐसा है कि हम अपने माइंड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अभी मुझे एंजाइटी हो रही है, अब मैं स्ट्रेस फ्री होना चाहती हूँ, तो मैंने अपने माइंड को बताया एंड देन मैंने वो तमाम आसन किए, पोस्चर किए, तो मैं कामयाब हो गई, एंजाइटी फ्री हो गई। डॉक्टर साहिबा की तरफ में आती हूँ। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने बात की कि सिम्टम्स क्या होते हैं, नींद ज्यादा आती है या बिल्कुल नहीं आती, भूख बहुत लगती है या बिल्कुल नहीं लगती, आप एनर्जी लेवल 0 होता है, आप फोकस नहीं कर पाते चीजों पे, उसके साथ उदासी, नाउमीदी, क्योंकि आजकल नाउमीदी इतनी ज्यादा हो चुकी है हमारे मुआशरे में कि आप तीसरे बंदे से पूछोगे वो स्ट्रेस होगा, यार मेरा फलां काम नहीं हो रहा, मेरी फलां चीज नहीं हो रही। इलाज की तरफ आते हैं कि इलाज क्या है इसका। अगर किसी को ये इशू है, उसने किससे बात करनी है, कैसे जाके बात करनी है, क्योंकि बात करना सबसे बड़ा इशू है। किसी को बताना जाके कि मैं स्ट्रेस में हूँ या मैं परेशान हूँ, ना उम्मीद हूँ, क्या करे वो? देखिए वाकई ये बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को ये कहना कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हमारी एफर्ट्स बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट ये होती है कि हम बच्चे को या किसी अडल्ट को ये समझाएं कि आपने अपने लिए खुद क्या करना है, ठीक है। अब सिर्फ इसका ये मकसद नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो तो आप जस्ट फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, मेंटल एक्सरसाइज कर लो तो आप इनफ है आपके लिए। हम अभी बात कर रहे थे हार्मोन्स की कि कुछ हैप्पीनेस के हार्मोन्स होते हैं, कुछ स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं। हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि कैसे आपने हैप्पीनेस के हार्मोन्स को एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेशन होगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी से, सेकेंडली आपकी फूड से कि आप कितनी नेचुरल फूड लेते हो, थर्ड आपकी स्लीप कितनी अच्छी है, आप रात की नींद कितने अच्छे तरीके से ले रहे हो, फिर उसके बाद ये आपकी एक्टिव होगी कि आप कितना सोशल लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हो। जब आप एक ही जगह पे, एक ही रूम में, एक ही घर में बैठे रहते रहो, आपने देखा होगा कोई ना भी वजह हो तो आप एक बोरियत सी, उदासी सी होना शुरू हो जाती है। जितना आप दूसरों से मिलते हो आपके अंदर हैप्पीनेस के जो हार्मोन है वो एक्टिवेट होते हैं, जिससे आप और ज्यादा खुशी महसूस करते हो। तो इसीलिए हम लोग अपने पेशेंट्स को जरूर कहते हैं कि आप लोग दूसरों से मिला जुला करो, आप बाहर निकलो, आप किसी से बात करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओल्ड एज पर्सन मेरे पास आया और वो कहते जी मेरे पास तो ना मैं बाहर जा सकता हूँ ना मैं किसी से बात कर सकता हूँ, रीजन ये है कि मेरी एज में मैं किससे बात करूँ, तो नेक्स्ट हम उन्हें ये कहते हैं कि यार आप लिख लिया करें, आप रिकॉर्डिंग कर लें अपनी, उसके बाद एक दफा अपना कैथारसिस कर लें। दिलों में जो चीज है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। काफी लोग ऐसे थे वो दिखने में तो बहुत खुश होते हैं, जाहिरी तौर पे बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमने बड़े केसेस देखे हैं कि प्लान ने खुदकुशी कर ली तो हम हैरान रहते हैं, वो तो बड़ा खुश था, उससे तो कल मुलाकात हुई मेरी। इसकी रीजन ये ना कि वो जो एक अंदर का अकेलापन होता है, अंदर की जो एक लॉनलीनेस होती है, उसको निकालने के लिए उन्हें बताते क्यों नहीं कि लोग दूसरे क्या कहेंगे, ये तो एक लेवल पे पहुंच गया, ये तो नेचर भी होती है, वो एंटी सोशल होते हैं, हाँ, उनका दिल ही नहीं करता किसी से मुलाकात करने का, तो उस नेचर को आप क्या कहेंगे कि वो भी थोड़ी सी है कि वो ज्यादा डिप्रेशन में जा सकती है, उनकी चांसेस ज्यादा। और बात है एंटी सोशल में होता है कि आप सोसाइटी को नुकसान
पहुंचाने की कोशिश करते हो। एक होता है इंट्रोवर्ट होना। इंट्रोवर्ट में ये होता है कि आपका दिल ही नहीं चाहता किससे बात करो। नुकसान एंटी सोशल में ये होता है कि आप सोसाइटी को जो है ना किसी भी तरह नुकसान पहुंचाते हो। ये एक डिसऑर्डर है, बाकायदा डिसऑर्डर है। इसमें बहुत आम लोग यूज करते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मैं एंटी सोशल हूँ। नहीं, एंटी सोशल जो है वो हम उसको नॉर्मली हम नहीं कहेंगे। इंट्रोवर्ट होना और बात है, एंटी सोशल होना और बात है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती क्योंकि मुझसे की ही नहीं जाती। मुझे अपने आप से ही बात करना अच्छा लगता है। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे घुलना मिलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। एंटी सोशल में आप जो उनसे दूसरों को नुकसान दे रहे होते हो। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बिला वजह चोरी करने की आदत होती है। वो ना भी कोई रीजन हो, वो चीज किसी को उठाएंगे, ऐसे से पर्स में रख लेंगे, ये उनकी आदत होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि किसी बच्चे ने उसे तंग नहीं भी किया तो उसको जो है ना वो कभी कोई चुटकी काट देंगे, कभी उसकी पेंसिल उठा लेंगे, कभी नुकसान। ये चीजें भी डिसऑर्डर तब बनती हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं। देखे हैं काफी बच्चे जो बात नहीं कर सकते या बात नहीं करते तो वो तंग करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप को तंग करें, बहन भाइयों को तंग करें या गली मोहल्ले में किसी को तंग करें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इसी पर बात करेंगे कि डिप्रेशन का इलाज है क्या, और अगर कोई डिप्रेस है तो उसने किस तरह से और किसको जाके बताना है और किस तरह से बात करनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, जहनी तनाव की बात कर रहे हैं। तो जिंदगी में एक उसूल अपना लीजिए कि खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो। लोग परेशान कर रहे हैं, लोग टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि मैं खुश हूं, और अपने आप को खुश सिर्फ आप ही रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊंगी। पहले आपने बात की कि सांस की एक्सरसाइज के थ्रू आप एंजाइटी फ्री हो सकते हैं या आप डिप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन मैंने देखा है कि हंसने से भी, खुल के हंसने से भी ना आपको एंजाइटी होगी, ना आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ। योगा में हम इसे हंस योग कहते हैं, लाफ्टर थेरेपी। इसके हमारे नर्वस सिस्टम पे बेहद अच्छे असरात हैं। इसमें शुरू में हम एक फेक सी हंसी हंसते हैं, लेकिन फेक हंसी हंसते हंसते एक दूसरे को देखते फिर हंसी आनी शुरू हो जाती है, और वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है अपना आप, और उससे अंदर की इनर आपकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। ये जो हम बात करते हैं लाइक कैंसर, डॉक्टर साहब ने अभी कहा, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे तो उससे क्या होगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन जब आनी शुरू होगी तो CRP एक टेस्ट है, बहुत आम सा टेस्ट है, वो अक्सर आज के दौर में देखें रेज ही होता है, तकरीबन 5-6 होना चाहिए, लेकिन ये 20-30 और इवन इससे कहीं ज्यादा। तो CRP का बहुत अरसे तक जो है रेज रहना, जो है पेशेंट को इन्फ्लेमेशन में रहना कैंसर की तरफ ले जाता है, लेकिन स्टार्ट में ये बार बार इन्फेक्शंस की तरफ लेता जाएगा। लेकिन जो लाफ्टर थेरेपी है, इसका चूंकि ये इनर केमिस्ट्री को चेंज कर देता है, तो आपके ये CRP लेवल्स को भी बड़ी आसानी से नीचे लाने का सबब हो सकता है, और विद इन नो टाइम। तो अहम चीज ये है कि अंदर के केमिस्ट्री को चेंज कर देना। तो ये इसमें ये एबिलिटी है कि अंदर की केमिस्ट्री को चेंज करके रख देती है। इसके हमने डिफरेंट सेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वही सिलसिला है कि फेक हंसी से हम इसमें जेन्युइन ग्रेजुअली हंसी की तरफ चले जाते हैं, और फिर ये होता है कि बड़ी मुश्किलों से समटाइम हंसी रोकना शुरू होती है। अच्छा। लोग एक दूसरे को देख के इतना एंजॉय कर रहे होते हैं। कितने मिनट्स हंसते हैं आप लोग? हम अमूमन इसको 3 to 4 मिनट इनफ होते हैं। वो कुछ हमारे जेस्चर्स हैं, खास तौर पे लाइक हमने अच्छा, कुछ ना ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो हंसते हैं, लेकिन अगर कोई घर में अकेला है, अगर वो अकेला हंसे तो वो तो कहेंगे क्या बेवकूफ इंसान है, क्या कर रहा है ये। ऐसा इसी वजह से कहेंगे इस पे जिन आ गए हैं। इसी वजह से लाफ्टर थेरेपी जो है रिकमेंडेड नहीं है कि उसको घर में किया जाए, क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं अड़ोस पड़ोस में, वो लोग भी समझेंगे कि पता नहीं यार इनके घर में क्या मसला है, ये क्या सिलसिला है। इसके लिए ये कि आप ग्राउंड में चले जाए, खुली जगह पे चले जाए। और मैंने ये देखा है कि हम 70-80 लोग जब लाफ्टर कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब वहां से गुजरी, इनको पता है, लाफ्टर कर रहे होते हैं, तो जो गुजर रहे होते हैं ना, वो भी हंसना शुरू कर देते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी उन तक भी पहुंच जाती है, यकीन माने। हाँ। अब वॉक देखिए, वॉक बहुत बेटर करती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव हो, हाँ। आप तक पहुंच जाती हैं। वॉक में प्रॉब्लम क्या है, आपने कई लोगों को देखा वो 10-10 साल से 20-20 साल से वॉक कर रहे हैं, लेकिन वजन नहीं कम हो रहा। ठीक है, उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसकी बेसिक क्या वजह, ज़हन में ये सोच लेके चल रहे हैं कि यार वो रेट आज फिर बढ़ गया, मैंने तो ईंटें लेनी थी घर के लिए तो सीमेंट महंगा हो गया। बस ये ख्यालात हमारे जहन में आते चले जाते हैं। जब
और या फिर हम ग्रुप में चल रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं जी कि वो फलां पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, महंगाई इधर चलेगी वो ये कोई बातें नहीं है करने वाली मसाइल पर बात सेहत के लिए। हाँ, अब होता ये कि इससे क्या होता है कि आपका बैक प्रेशर बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस का। स्ट्रेस अगेन आपकी केमिस्ट्री चेंज करता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है। जब मैंने पहले जिक्र किया था खुशी के हार्मोन्स और स्ट्रेस के हार्मोन्स, जब आप इस तरह ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका कॉर्टिसोल जो है हार्मोन वो इनहेंस होता है, वो रेस होता है। जब कॉर्टिसोल रेस होता है तो वो क्या करता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन को रोक देता है। ग्रोथ हार्मोन है खुशी का हार्मोन, ये उसको वर्क नहीं करने देता। ग्रोथ हार्मोन ने आपकी बॉडी से फैट को बर्न करना होता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब आप खुश रहेंगे तो आपका वजन कम होगा। ओके, आप ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप ज्यादा मोटे होंगे। बढ़ता है क्यों मोटे होंगे कि कॉर्टिसोल, जब आप स्ट्रेस में होंगे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल एक तरफ उस हार्मोन को ब्लॉक करेगा जो कि आपकी फैट बर्निंग के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और वो है ग्रोथ हार्मोन। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल क्या करेगा, इंसुलिन की स्पाइक देगा। इंसुलिन एक ऐसा हमारा हार्मोन है बॉडी में जो ना सिर्फ आपके, हम तो यही समझते हैं आम लोग कि ये ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, एक हद तक की बात ठीक है। इंसुलिन का दूसरा काम ये है कि डिपॉजिट कर करके ना फैट को बॉडी के अंदर करना, ठीक है। बॉडी की मतलब कोई ऐसे, फर्ज करें कोई ऐसे हालात आ जाते हैं कि इसमें खुराक नहीं है, फाका स्टार्वेशन है या कोई ऐसे हालात हैं, तो वो इंसुलिन जो है ये एक रेजिस्टेंस देती है और फिर फैट को जो है डिपॉजिट करती है बॉडी में। है कि अगर आप पतला होना चाहते हैं तो खुश रहें, खुश रहना है। जितना स्ट्रेस में रहेंगे उतना ज्यादा बॉडी का वेट बढ़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा हाँ, एक और मैं मजे की बात बताऊं, लोग वॉक पे निकलते हैं, वो कहते हैं जी तेज तेज चले जाए। तेज चलेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो अगेन आपकी बॉडी में फैट के लेवल बढ़ेंगे। जब अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो स्लो चलें, स्लो चलने से ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटी हाई होगी और कॉर्टिसोल की डाउन होगी। कॉर्टिसोल की डाउन रहेगी तो वो इंसुलिन की स्पाइक की तरफ नहीं आएगा। इंसुलिन के लेवल्स नहीं हाई होंगे तो बॉडी में फैट फॉर्मेशन नहीं होगी, फैट डिपॉजिट नहीं होगी। अच्छा, सो कोशिश करें कि वॉक करें तो स्लो वॉक करें और खुश रहें। आज का सबक ये है। जी हाँ। आपकी तरफ आऊंगी सनिया। मेरी एक दोस्त थी, बल्कि है अभी भी है, वो डिप्रेशन का शिकार हुई। तो जब मेरी उससे बात होती थी उस टाइम पे, तो वो कहती थी कि अगर मैं टीवी देखती थी ना तो मेरे सामने ड्रामा चल रहा है लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो उसने फिर थेरेपी अपनी स्टार्ट की। तो मुझे बताती है कि जो उनकी थेरेपिस्ट थी ना, वो कहती थी कि तुम इस कलर के कपड़े पहना करो जब तुम्हें ना एंजाइटी स्टार्ट हो रही है या तुम्हें लग रहा है कि तुम परेशान हो रही हो, तो कुछ ब्राइट सा कलर निकाला करो, पहना करो, तैयार हुआ करो। तो थेरेपी में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। सब चीजें शामिल होती हैं। अभी हम जिस तरह योगा की बात कर रहे थे, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है उसमें से वो ये कि फोकस करना जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम किसी चीज पे फोकस नहीं करते हैं और वो काम करते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे कि हम ये कहते हैं, अभी बात हुई कि जब आप एक्सरसाइज करो या वॉक करो, आप फोकस्ड होके करो, आप अपने माइंड में और थॉट्स ना लेके आओ। सेम हम लोग भी ये बात करते हैं कि जब आप खाना खाते हो, जब आप पढ़ते हो, जब आप किसी से मिल रहे हो, तो आपका फुली फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। जब आप फोकस करते हो ना, उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो आपकी एनर्जी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, बजाय इसके कि हम जैसे वो मल्टीटास्किंग कहते हैं कि एक टाइम में दो चार काम किए जा रहे हैं, उसका हमेशा नुकसान होता है। अब वो देखो, आपने बताया कि वो टीवी देख रही होती है, लेकिन टीवी पे फोकस नहीं होता, वो उनका जो है ना वो माइंड में वो चल रही होती है। ऐसी सिचुएशन में जब आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, आपको अपने साथ टाइम गुजारना चाहिए। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप फूड पे फोकस कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं जो आपके साथ चल रहा है, कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप किसी अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो उनसे उस टाइम में कोई और काम ऐसा करने लग जाओ जिसमें आपकी एनर्जी यूज हो रही है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, आप डिप्रेस होते हो, जब एंजाइटी का शिकार होते हो, तो आप अवॉइड करते हो लोगों को। आपका दिल करता है आप किसी से बात ना करो। तो ऑन द अदर हैंड आप कलरिंग कर सकते हो, आप स्केचिंग कर सकते हो, आप तैयार हो सकते हो।
बल्कि हम लोग तो नहीं कहते हैं कि आप अपना मी टाइम प्लान करना शुरू करें। मी टाइम मीन याद करेंगे जब आप चाइल्डहुड में थे आप कौन सी एक्टिविटी करते थे जिससे आपको मजा आता था, जिससे आपको खुशी होती थी। आप कलरिंग करें, अक्सर लोगों को पेंटिंग या कलरिंग करके बड़ा अच्छा लगता है, कुछ को कुकिंग करके बड़ा मजा आता है, कुछ ये कहते हैं कि हमें वो गेम्स खेल के बहुत मजा आता है, डिफरेंट टाइप की वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आप वो काम करें, आप अपनी चाइल्डहुड को याद करें जब आप प्योर थे, जब अभी आपके ऊपर स्ट्रेसेस ने इम्पैक्ट नहीं डाला था, जब आप और यूनिवर्सल कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम की जो एक्टिविटीज हैं जब आप अपनी अडल्ट एज में करना शुरू करते हैं, चाहे कुछ टाइम के लिए, वो आपको एक इनर पीस देती है, इनर रिलैक्सेशन देती है। आपको याद आ रही होती है माजी की बातें, आपको याद आ रही होती है तो आप अफसुर्दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक थॉट होती है वो होती है खुदकुशी की। क्या आप खुदकुशी के बारे में सोचते हो? इस सिचुएशन में एक पेशेंट जिसको हर रोज सुबह उठ के ख्याल आता है कि ये क्या जिंदगी है मेरी, मैं मर जाता हूँ या मर जाती हूँ, उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा स्केयर थॉट वही है। देखिए हम जब भी डिप्रेशन की बात करते हैं ना तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये होता है नेगेटिव थॉट्स, कि आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही होती है, नेगेटिव थॉट्स। अब होता है क्या है कि लाइफ का कोई भी इंसिडेंट है, हम इम्पोर्टेंट ये कि हम उसे परसीव कैसे कर रहे हैं। एक डिप्रेस पर्सन या सेंसिटिव ओवर सेंसिटिव पर्सन किसी भी इंसिडेंट को नेगेटिव वे में परसीव करेगा और उसके बाद उसका रिएक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जिंदगी में जो भी पास्ट में उनके साथ हुआ वो या तो किसी को माफ नहीं कर पाते या माफी मांग नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ये हुआ, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ले सकी और मार्क्स ना अच्छे होने की वजह ये थी कि फेवरेटिज्म था और टीचर ने किसी और को मार्क्स दे दिए, मुझे नहीं दिए। उसका एक गुस्सा, एक तकलीफ कि मेरी टीचर ने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया, वो हम अंदर ही रख लेते हैं। वो जो माफ ना करना होता है ना, वो हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता पलता नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, एंड देन आफ्टर दैट हम डिप्रेशन, परमानेंटली डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि अगर आपकी जो भी इस टाइम फेस चल रही है, आप उसमें से निकलना चाहते हैं, नंबर 1 थिंग कि माफ करना सीखें, सेकंड नंबर पे शुक्र अदा करना सीखें। ये दो प्रैक्टिसेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखिएगा कि सुकून तो खुद ही आना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सुसाइडल आइडिएशन हो जाती है, लोग खुदकुशी का सोचना शुरू कर देते हैं। ये सूरत में होता है कि जब आपको ये यकीन हो जाए कि मेरा साथ देने वाला अब कोई नहीं है, मेरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, उस सूरत में ऐसी थॉट्स आना एक नेचुरल बात है। लेकिन फिर वो बात कि आपके सराउंडिंग्स में आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, वो यकीनन ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि एक पर्सन नॉर्मल पैटर्न से हट गया है, इट्स मीन कि उसे आपकी हेल्प की जरूरत है, उसकी हेल्प करें, उसको समझने की कोशिश करें। मेरे साथ एक डॉक्टर थी, उनसे मेरी जब बात हुई तो वो बहुत डिप्रेशन में थी और पता ये चला कि उनकी अपनी फ्रेंड, जब वो मेडिकल स्टूडेंट थी तो वो उससे कुछ बात करना चाहती थी और उसे कहती थी कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उसे नहीं दिया, यार एग्जाम है मेरे, अभी तुम रहने दो, तुम्हारी तो आदत है, तुम छोटी छोटी बात को फील करती हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम था, एग्जाम देने के लिए वो गई और उसकी जो फ्रेंड थी जो बात करना चाह रही थी वो नहीं आई। 1 घंटे के बाद पता चला कि उसने सुसाइड कर ली थी और वो नहीं पहुंच सकी। अब देखो कि वो उस बच्ची लड़की को खुद रिग्रेट इतना ज्यादा, काश मैं उसकी बात सुन लेती, शायद उसको मेरी हेल्प की जरूरत थी, शायद वो मुझे कुछ कहना चाह रही थी। तो ये जो डिप्रेस लोग होते हैं ना या जो सुसाइड करना चाहते हैं, वो एंड तक किसी न किसी से कुछ कहना जरूर चाहते हैं। तो अपने इर्द गिर्द में अगर आपको ऐसे लोग नजर आए तो उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें सुने जरूर, उनकी बात को सीरियस जरूर लें। ये नहीं कि इसकी तो आदत है, ये तो ऐसी कहती रहती है। जिंदगी में इतना मगन हो चुके हैं कि हमें नहीं पता हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम किसी के ना बिहेवियर को जज नहीं करते। मेरे अब्बू मुझे बताते हैं कि जब उनके दौर में जज किया जाता था, कोई परेशान होता था ना, उसकी जान ही छुड़ी जाती थी, बताओ क्यों परेशान हो, क्या मसला है। अब ट्रेंड आ गया है माई लाइफ माई रूल्स, मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर ना करे, लेकिन करना बनता है। आपने पूछना है हर उस इंसान से जो कई दिनों से मुस्कुरा नहीं रहा, उसे पूछो क्या हुआ, क्यों नहीं मुस्कुरा रही। सर मैं आपकी तरफ आऊंगी कि बॉडी की मूवमेंट, एक तो योगा हो गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, लाफ्टर थेरेपी हो गई, बॉडी की मूवमेंट से डिप्रेशन या एंजाइटी रिलीज हो सकती है। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, हमारे जो स्ट्रेचेस हैं योगा में, कुछ मखसूस किस्म के ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो आपको अपनी स्ट्रेस से करने में बड़े हेल्पफुल हैं। ठीक है, बेसिक सी वो चीजें हैं जिसमें अपवर्ड डॉग एंड डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच है, फिर कोबरा स्ट्रेच है, टाइगर स्ट्रेच है, इस तरह। कोबरा स्ट्रेच बहुत मुश्किल है। नहीं कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल है मूवमेंट ना, बैकबोन पे पूरा वेट आपका बैकबोन पे। वो आपको देखने में, आपने चूंकि पहले से
उसके मुतालिक ये डिसाइड कर ले कि ये डिफिकल्ट है। सो इजी। प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप कोबरा के लिए जाने लगे तो आपने इनहेल स्ट्रांगली करना है, ठीक है। लाइक आप लेटे हो, आप कोबरा के लिए उठना चाह रही हैं तो आप ठीक है, आप इनहेल करना है, आपने एग्जैक्टली इनहेल करना है। और जब आप पोस्चर से आउट हो रही हो आपने एक्सहेल करके आउट होना है। इससे क्या होगा कि अगर आप रैंडमली उठेंगी बगैर इनहेल किए हुए तो ऑक्सीजन और ब्लड के वो लेवल जो आपके मसल और जॉइंट को रिक्वायर्ड हैं वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे उस हिसाब से, जैसे कि जिस हिसाब से वो जो चैलेंजिंग आपका स्ट्रेच है जो करना चाह रहे हैं पोस्चर, चैलेंजिंग पोस्चर। दूसरा, इस चैलेंजिंग पोस्चर में जाके ना कुछ लोग डिफिकल्टी की वजह से ना ब्रीथ करना छोड़ देते हैं, सांस रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो मसल जो है स्पैज्म का शिकार हो जाता है, क्योंकि मसल को एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन और ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप उसको डिफिकल्ट ले लेंगी तो फिर आप ब्रीथ करना भी भूलेंगी, और ब्रीथ करना भूलेंगी तो वो मसल में स्पैज्म कहीं ना कहीं पे आ जाएगा, जिसे हम किसी जी मोच पड़ गई है, चुक आ गई है, इस किस्म के मामला। दूसरा, जब भी आपने किसी लाइक कोबरा पे जाना है या कोई और हमारे कोबरा से बहुत बड़े डिफिकल्ट हमारे पोस्चर्स हैं योगा के, उस पे जाना है, उससे पहले बॉडी को अच्छी तरह वार्म अप भी करना बेहद जरूरी है। अच्छा, उन लोगों के लिए भी आप डॉक्टर साहब बात कर रही थी, उन लोगों के लिए मैं एक बड़ा, हालांकि मेरे इस सवाल से हटके है, लेकिन शायद सुनने वालों में कोई एक बंदा वो सुन ले और उसका असर ले ले। यकीन माने जब मैंने सुना मैं अंदर से कांप गया, बिल्कुल कांप गया, टूट गया। ये जो हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैंने इसको माफ नहीं करना, ये मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, उसने हाँ जी मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली या मेरी ये बात उसने नहीं मानी, मैंने इसको माफ नहीं करना। इसने मुझे फलां महफिल में डिग्रेड किया, मैंने इसको माफ नहीं करना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी कोई आपसे नाराज है या आप ये डिसाइड कर बैठो कि मैंने माफ नहीं करना, तो ये सोचो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप ये डिसाइड कर बैठो कि मैंने फलां को माफ नहीं करना, और मेरी इस हदीस सुनने के बाद कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसको जरूर माफ कर दे, अगर वो माफी भी मांग रहा है और आप उसको दिल में, अक्सर देखा है वो लोग माफी मांग लेते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ अंदर का बुत नहीं टूटता अना का कि नहीं मैंने इसे माफ नहीं करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा द डे ऑफ जजमेंट, वो बंदा मेरे सामने शिफात के लिए ना आए। मैंने जब ये सुना तो मैं अंदर से कांप गया, कसम खुदा की, मैं एकदम से लरस गया कि मेरे नबी ने कहा कि वो बंदा शिफात के लिए मेरे सामने ना आए, जिसने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने फलां भाई को, फलां दोस्त को माफ नहीं करना। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी का कहीं ना कहीं उस पर ही असरअंदाज हो रहा होता है, जो दिल में ग्रज रख के बैठा होता है कि मैंने उसको माफ नहीं करना। दूसरे को तो पता ही नहीं है, दूसरे को तो समझ नहीं कि इसने अभी तक गुस्सा रखा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो नुकसान अपना कर रहा होता है। उसकी इवन रिसर्च ये बताती है कि आपकी एज कम हो जाती है। आप वो लोग जो कंटिन्यूसली डिप्रेशन में रहते हैं उनकी एज बाकियों से कंपैरेटिवली कम होती है। फिर आप देखो कि उनके अंदर एजिंग फैक्टर्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, इनके रिंकल्स जल्दी पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो लोग कंटिन्यूसली गुस्सा रखते हैं अपने दिलों में, तो ये देखो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। डायबिटीज उनमें आना शुरू हो जाती है, हार्ट के इश्यूज उनमें आना शुरू हो जाते हैं। ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका हुआ है कि अगर आप किसी को माफ कर देते हो, थैंकफुल ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखते हो, तो आपके अंदर लॉन्जेविटी आ जाती है। कहा करते थे कि वो इसलिए दिल का मरीज है कि वो ना दिल में बातें रखता है, जी वो एक्सप्रेस नहीं करता। तो कितना जरूरी है एक्सप्रेस करना, बताना या दिल में ना रखना। लाजमी नहीं है दूसरा आपसे माफी भी मांगे, हो सकता है वो ना मांगे, लेकिन आप ये सोच के कि हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है या इसलिए कि मुझे अपने आप को नीट रखना है, के लिए, अपनी जात के लिए आप माफ कर दो, दरगुजर कर दो। सर, एक बड़ा अहम सवाल है, सबको लगता है कि योगा उसको करना चाहिए जो डिप्रेशन का मरीज है, या फिर लाफ्टर थेरेपी उसको करनी चाहिए जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, लेकिन जो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उसको जरूरत नहीं है। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग अक्सर भी नहीं है। हाँ। ये एक बहुत गलत सोच है, गलत ख्याल। हर इंसान को, मैं ये समझता हूँ कि जब वो 3 साल तक आ गया एक बच्चा, उससे लेके इवन वो 100 साल का भी है, उसको योगा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि योगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है, आपकी इनर केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। आप 1 घंटा अगर सुबह योगा को देते हैं,
आप अगले 23 घंटे के लिए आपकी बैटरी ऐसी चार्ज हो जाती है कि आप मतलब मैं active योगा रहेंगे से पहले मुझसे कोई बात होती थी, मैं उससे में आ जाया करता था। जब से मैं योगा में आया, यकीन माने मेरे सामने खड़े होकर कोई मुझे इतना मर्जी बुरा भला कह ले, गालियां दे ले, जो मर्जी कह ले, मैं यकीन माने अक्सर मैं आगे से हंसता हूँ और मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, इवन बेगम के सामने भी। जिसमें शायद वो और तब जाती है कि आगे से हंसता क्यों, क्योंकि आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो देखिए, लोग ये समझते हैं कि योगा, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको आप यही गलत चीज है। ऐसा नहीं है कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपने योगा नहीं करना, अगर आप खुश रहते हैं तो आपने मजीद योगा करना है कि और खुश रहें आप, क्योंकि अगर आप और खुश रहेंगे तो आप पतले होंगे। बड़ी अच्छी बात, आज की अच्छी बात ये है। तो योगा जो है प्रोफाउंड साइंस इसीलिए है, लोग ये देखने वाले समझते हैं ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको ये समझ नहीं है योगा एक प्रोफाउंड साइंस है। ये आपके हार्मोन्स, जो 4 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और जो है ये डोपामिन, ये 4 हार्मोन्स जो है इनको 24 आवर के लिए रिलीज कर देता है आपके ब्रेन में और आपकी बॉडी में, जिससे आप ब्लिसफुल फील करते हैं और एक मेंटल ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं। आज एक ऐसा मुश्किल दौर आ गया कि लोग ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं, सोने के लिए ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं, दिन गुजारने के लिए, मीटिंग्स में जाने के लिए ट्रैंक्विलाइजर, कतई जरूरत नहीं है। आप योगा करें, आपके पास टाइम नहीं है, आप 5 मिनट के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे चले जाएं 5 मिनट के लिए, और आप उसी से फ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा कोई 2-4 सिंपल ऐसे स्ट्रेचेस हैं, उसके करने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगले 23 घंटे ऐसा है कि आप यंग रहते हैं, बिल्कुल अगर आप योगा करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक अब तो बहुत ट्रेंड चल पड़ा है ना योगा का। पहले लोग समझते थे कि जो बीमार है या जहनी तनाव का शिकार है वो योगा करे। समिया साहिबा, लास्ट मिनट रह गया है, बस छोटी सी बात कर दे। आपके पास काफी पेशेंट्स आते होंगे, कोई आपको देख रहा होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में होगा, उनके लिए कुछ अल्फाज कह दें, उनको मोटिवेट कर दें कि अगर इशू है तो आएं, बात करें, डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल मायूब नहीं है। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, इसका इलाज करवाएं और खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करें कि आप अपने दिल से चीजों को निकालें, उन्हें एक्सप्रेस करें। आप अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपसे माफ नहीं किया जा रहा, आपको लगता है कि इजहार नहीं किया जा रहा और आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। देखिए, आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके सर में दर्द है, आपका स्टमक अपसेट है, आपकी कोई बॉडी ऑर्गन में पेन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है तो आप फिजिकली भी फिट नहीं रहते हैं। सो अपने आप को इंपॉर्टेंस से, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है और हर इंसान से क़यामत के दिन उसी के बारे में पूछा जाएगा। बहुत अच्छी बात की है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी जिस्मानी हेल्थ जरूरी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जिंदगी में एक चीज को अपना लें, माफ करना सीखें और शुक्र अदा करना सीखें, छोटी छोटी खुशियों को मनाएं। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को मनाएंगे तो यकीन कीजिए कि जिंदगी इतनी खूबसूरत लगेगी कि आपको लगेगा कि यार मैं कितना कितना खुशकिस्मत आदमी हूँ। मुझे जन्नत जमशेद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।